नमस्कार। और आज CUET के क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का अगला चैप्टर है और चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति, यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। टॉपिक क्या क्या होने वाला है, तो आपको टॉपिक जो दिखेगा यह NCERT की पुस्तक है, इसमें मैं टॉपिक आपको बता दूं। भारत में नियोजन, उसके प्रतिमान, जो भारत के 5 प्लान है वो, उसका स्थगन, उसका योजना अवकाश, नियोजन अवकाश इसको बोलते हैं। 5 प्लान का मुख्य प्रयोजन क्या था, समाजवादी दल, भारतीय साम्यवादी पार्टी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, नए आर्थिक हितों का उदय, हरित क्रांति तथा उसके राजनीतिक परिणाम, नियोजन व राजनीति, योजना की जगह जो नीति आयोग बना हो, और बहुत सारे समझनीय बिंदु को हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय है। चैप्टर का परिचय क्या होगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता के समय जब भारत आजाद हो, भारत आजाद कब होता है 1947, 15 अगस्त। तो जब उस समय भारत जब आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर। इसकी जानकारी तो बहुत पहले दादा भाई नौरोजी ने अपने थ्योरी में उस पुस्तक में दी थी। पुस्तक कब आई थी, है याद आप लोग? 1901 में एक पुस्तक आई थी, और उस पुस्तक में उन्होंने धन स्थापन का सिद्धांत दिया था। The poverty and British rule in India, उन्होंने इसमें थ्योरी दिया था। ठीक है, तो देश में गरीबी थी 47 में, बेरोजगारी थी, अशिक्षा थी और पिछड़ापन बहुत अधिक। देश में क्या था, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और पिछड़ापन। और इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत ने प्लान डेवलपमेंट को अपनाया, यानी कि नियोजित विकास को अपनाया। नियोजित विकास अगर बोलते हैं ना, तो बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर ये नियोजित क्या होता है, नियोजन क्या होता है। नियोजन का मतलब जो योजना बना के किया जाए, प्लान वे में किया जाए। तो नियोजित विकास को क्या बोलते हैं, प्लान डेवलपमेंट। अगर आप CUET दे रहे हो, आप प्लान वे में जा रहे हो, तो ये नियोजित तैयारी है। ठीक है, और ऐसे ही उठे आंख ऐसे नीचे कुछ भी पढ़ लिए, शाम खत्म हो गया, फिर सुबह कुछ भी कर लिया, तो ये फिर प्लान एजुकेशन नहीं। अभी हमारे जो पलामू के IAS हैं, उपायुक्त महोदय, इनका मैं वीडियो देख रहा था कि क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी, राजस्थान के रहने वाले थे, आई थिंक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनको बहुत जल्द समझ में आ गया कि सब कुछ सचिन नहीं बन सकता है। ठीक है, पढ़ाई का माहौल था, पढ़ाई भी गया, इंटरेस्ट जगह, एग्जाम दिया इन्होंने UPSC का। पहली बार फिल्म्स में नहीं मिला, सेकंड अटेम्प्ट किए, इंटरव्यू तक, थर्ड अटेम्प्ट में इनको रैंकिंग मिली, सब पता नहीं। तो कहने का मतलब है कोई जरूरी नहीं है कि आप जो बनना चाहते हो वही बन सकते। इन्होंने एक अच्छी बात कही कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, क्रिकेटर नहीं बन पाया, लेकिन मैं जिस पद पे हूँ उस पद पे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट के साथ फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, अन्य स्पोर्ट्स को भी डेवलप कर सकता हूँ। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग थी। तो इसीलिए प्लान डेवलपमेंट, प्लान एजुकेशन जरूरी है। और आज हम पढ़ रहे हैं नियोजित विकास। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, सरकार पहले योजना बनाती है, फिर तय करती है कि किस सेक्टर में, किस क्षेत्र में कितना विकास करना है। ठीक है, सरकार पहले क्या करेगी, योजना बनाएगी, और उसके बाद तय करेगी कि किस सेक्टर में कितना विकास करना है। और यह केवल इकोनॉमिकल प्रोसेस नहीं था, ये केवल आर्थिक प्रक्रिया नहीं थी, ये एक राजनीतिक प्रक्रिया भी थी, यानी कि पॉलिटिकल प्रोसेस भी था। तो एक प्लान डेवलपमेंट क्या था, सिर्फ आर्थिक प्रक्रिया नहीं थी, ये क्या था, राजनीतिक प्रक्रिया भी था। इसमें क्या क्या होना था, तो पहला कि संसाधन का वितरण तय होगा। हमारे पास जो भी रिसोर्स है, इसका डिवीजन, किसको कितना देना है, वितरण कितना करना है, ये तय करना होगा, नंबर 1।
अब आपके पास मान चलो कि 30 दिन का समय है एग्जाम के लिए, 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपको पांचों सब्जेक्ट के लिए टाइम डिवीजन करना होगा कि इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, तो इसको बोलते हैं वितरण करना। ठीक है। दूसरा क्या है कि अलग अलग वर्गों के हित टकराएंगे। जैसे आप हड़प्पा पढ़ रहे हो तो हड़प्पा बहुत डीप है, अगला चैप्टर पढ़ोगे बहुत छोटा है, तो दोनों के का हित अलग अलग है ना। एक स्टूडेंट को एजुकेशन चाहिए, एक बुजुर्ग को पेंशन चाहिए, एक बच्चा को दूध चाहिए, लेकिन एक यंग लोगों को अनाज चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान का भी क्वालिटी क्वांटिटी अलग अलग होता है, अलग अलग वर्गों का अलग अलग हित होता है, किसी की जरूरत कुछ है, किसी का हित कुछ है। तो इसको भी प्लान में भी देखना होगा। गरीब को क्या चाहिए? रोटी चाहिए। मिडिल क्लास को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। और अमीर को क्या चाहिए? बिजनेस चाहिए। तो यहाँ पे सबके अलग अलग हित टकराते हैं, इसके लिए भी प्लान करना है। नीतियां भी प्रभावित होती है, राजनीतिक विचारधारा भी प्रभावित होती है, इसके लिए प्लान करना था। अब आते हैं मॉडल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, भारत के नियोजन और उसके प्रतिमान। तो भारत ने कौन सा इकोनॉमी अपनाया? मिक्स इकोनॉमी अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मतलब क्या? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ में काम करेंगे। राज्य महत्वपूर्ण उद्योगों को नियंत्रित रखेगी और बाकी छोटे उद्योगों को छोड़ देगी। हमारे मेडिसिन है तो किसके नियंत्रण रहता है? सरकार के नियंत्रण में। बिना आप लाइसेंस लिए दवा दुकान नहीं खोल सकते हैं, लेकिन सब्जी बेचना है, किसी के नियंत्रण में है क्या? नहीं। निजी क्षेत्र को सीमित स्वतंत्रता दी जाएगी और बाकी सार्वजनिक क्षेत्र सरकार का होगा। जैसे नवरत्न विभाग के पास है, ये सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा है, सार्वजनिक उपक्रम है नवरत्न, और नवरत्न तेल मान लेते हैं, ठंडा ठंडा कंपनी। कहने का मतलब है कि ये जो आइडियोलॉजी है ये सेल्फ रिलायंस का या सेल्फ आत्मनिर्भरता, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ डिपेंडेंसी का मॉडल था, और ये प्रभावित था समाजवादी मॉडल से। ठीक है। तो ये आता है क्या? तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना आप सुने होंगे, 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है सबसे कब शुरू होता है? 1951। फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू होता है 1951 से 1956। और इसमें क्या होता है? इसमें फोकस किया जाता है एग्रीकल्चर पे, कृषि पे। तो कृषि के लिए क्या चाहिए? पानी, सिंचाई, और सिंचाई की व्यवस्था के लिए क्या चाहिए? बिजली। तो शुरुआती चरण में डैम बनाए गए। आप झारखंड में जो बिजली देख रहे हो ये कहाँ से आया? दामोदर घाटी वैली परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना से। और ये कब आया था? पहली पंचवर्षीय योजना। तो भारत की पहली आधिकारिक विकास योजना कौन सी? पहली पंचवर्षीय योजना, जो स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई। इसमें प्लान था कि कृषि पर हमारी अर्थव्यवस्था निर्भर है, उसको थोड़ा सा मजबूत करना। खाद्यान्न की भारी कमी है, तो खाद्यान्न कम से कम खाने पर पूरा हो जाए। शरणार्थी, बहुत सारे शरणार्थी विभाजन के साथ आए थे, भारत अपना शरणार्थी तक उतर गए थे। उन समस्याओं से पार पाना, उद्योगों का अभाव था, बहुत सारी समस्याएं थी। और इस समस्याओं को देखते हुए बुनियादी जो पहले क्या होता है कि पहले रोटी, फिर कपड़ा, फिर मकान। ठीक है। तो पहले जो बुनियादी जरूरत होती है, पहले आपका घर में खाना रहेगा तब आप पढ़ाई के बारे में सोचोगे, खाली पेट भजन नहीं होता है। तो पहले इस पे ध्यान दिया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था 5 ईयर प्लान का? तो पहला था कृषि विकास। ठीक है। कृषि विकास क्या देखा? नहरों और बांधों का निर्माण, जैसे भाखड़ा नहर परियोजना जो अब तक की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। आपसे पूछेगा कि भाखड़ा नहर परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में है? तो फर्स्ट झारखंड से जुड़ा हुआ अगर आप आता है तो डीवीसी, दामोदर घाटी परियोजना, बिजली का उत्पादन बढ़ाना। तो एक तरफ वैली परियोजना से रहा था बिजली के लिए, और एक डैम सिंचाई के लिए, दोनों एक साथ काम करना शुरू किया। उसके बाद क्या बोलते हैं, मूल्य स्थिरता, प्राइस जो है वो स्टेबल रहे, यानी कि महंगाई को जी का ना हो। मान लो कि एक तो अनाज नहीं है, कैसे महंगा हो गया, पैसा है नहीं, कैसे खाओगे? तो महंगाई पे कंट्रोल करना पहला उद्देश्य था। चौथा था रोजगार बढ़ाना, जॉब क्रिएशन। पांचवा था आर्थिक स्थिरता, देश की अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे
मजबूत हो। ये 5 बिंदुओं को लेकर एक स्ट्रैटेजी बनाया गया है। स्ट्रैटेजी में क्या था कि एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा टॉप लेवल पर रखा गया, प्रायोरिटी दिया गया। ठीक है, एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया और सरकार ग्रामीण विकास पर ज्यादा खर्च किया, गाँव के विकास पर ज्यादा। भारत वैसे भी गाँव का देश है और छोटे छोटे प्रोजेक्ट जैसे सिंचाई, सड़क, इन चीजों को शुरू किया। बहुत एक ही बार IIT बनाने का प्रयास नहीं किया, छोटे 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 काम को करना शुरू किया है। ठीक है, और इससे क्या हुआ? यस, तो बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स है इसमें, जैसे भाटानगर परियोजना मैंने आपको बताया, हीराकुद बांध परियोजना। उद्देश्य क्या था? खेती में पानी और बिजली पहुंचाना खेतों में। ठीक है, और इसे उन्नत बीजों का उपयोग धीरे धीरे शुरू किया गया उसी टाइम। खाद और सिंचाई की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई और यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला। तो हीराकुद परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में आया? करेक्ट। भाटानगर डैम DVC। गुड। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या था? गांव का समग्र विकास। गांव का जो है समग्र विकास का, गांव का समग्र विकास करना। ठीक है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी ये वहां पे पहुंचाना। गांव के लिए क्या जरूरी है? एजुकेशन, फिर हेल्थ, रोड, वाटर, ये चाहिए ना। तो ये पहुंचाने का प्रयास किया गया और बहुत सारे अचीवमेंट भी हुए। जैसे क्या? कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ, आर्थिक विकास दर जो है वो लक्ष्य था कितना? 2.1%। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य था पहली पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितना था? 2.1%। अचीव कितना किया गया? लक्ष्य से काफी अधिक अचीव किया गया। पहले टारगेट रखा जाता था, उससे ज्यादा अचीव किया जाता था। आज टारगेट रखा जाता है 10%, अचीव होता है 3%। और उसके बाद भी टीवी पे आकर लोग बोलते हैं भाइयों बहनों हमारे जीडीपी 3.7 बिलियन हो गई। पहले टारगेट कितना था? 2.1% और अचीव कितना किया गया? लगभग दुगुना मान के चलो, 2 गुना नहीं तो 1.5 गुना तो जरूर। तो ये अचीवमेंट था। महंगाई पर नियंत्रण हुआ और गांव में सुधार शुरू। वो आपको यहां से ही दिखता है। आप 90% टारगेट रखे हो और अगर 100% ला रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपने मेहनत दिल से करा है। जैसे अभी एक ICSE का रिजल्ट आया 12th का, पूरे इंडिया का टॉपर जो बनी वो झारखंड जमशेदपुर सिवान, 100% मार्क्स, 500 में 5 में और नेशनल टॉपर। तो ये क्या दिखाता है? उसके मेहनत को दिखाता है। नो डाउट उसने कभी सोचा नहीं होगा टारगेट रखे होगे 95 98 का ही। अच्छे से अच्छा बच्चा 98% से ज्यादा का टारगेट नहीं रखता है, लेकिन वो 100% आता है। उसने 98 के लिए दिल से तैयारी करी। लोग क्या सोचता है कि 98 का तैयारी करे तो 95 आए, लेकिन अगर 98 का तैयारी जबकि 100 लाता है तो ये अचीवमेंट। कुछ कमियां भी है, हर चीज पे कमियां होती हैं। कमी क्या रहा? इसमें औद्योगिक विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। फर्स्ट पंचवर्षीय में औद्योगिक विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। भूमि सुधार सक्सेस नहीं हुआ। चकबंदी बंदी जो होता है, रोहन चकबंदी समझते हो ना? नहीं समझते हो? चकबंदी का मतलब है कि देखो जमीन एक यहाँ नंदनी का है, इसके बाद यहाँ पे स्वाति का है, यहाँ पे प्रिया का, ठीक है, फिर यहाँ नंदनी का है, ऐसे बढ़ेगा। तो जमीन को एक जगह करना, नंदनी का जमीन यहाँ पे दोनों को ऐसे मिला देना, स्वाति का जमीन ऐसे मिला देना, ऐसे इसको चकबंदी बोलता है, ताकि वहाँ पे खेती आसान हो जाता है। खेत जोतना है, पानी पहुंचाना है, एक ही लगे जिस साथ खेत रहेगा तो आसान हो जाएगा, इसको बोलते हैं चकबंदी। ठीक है, तो इस से बेरोजगारी भी खत्म नहीं, पहली पंचवर्षीय में बेरोजगारी भी खत्म नहीं, 2026 में खत्म। खैर, इसके बहुत सारे महत्व है। इन्होंने भारत विकास की स्टार्टिंग जो नींव है, पिलर है, वो स्ट्रॉन्गली रखा। और तो घर का बिल्डिंग कितना मजबूत है ये डिपेंड करता है उसका नींव का साफ है। तो आज भले 3.7 ट्रिलियन की बात करें, 10 ट्रिलियन की बात करें, लेकिन इसका नींव 5 ईयर प्लान यानी कि पहले से रखा गया था उसी से। और अब चलते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या क्या हुआ? तो सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 1956 से 1961। इसमें क्या क्या अचीवमेंट हुए? इसमें कौन कौन से उद्योग लगाए गए? क्योंकि ये दूसरा जो 5 ईयर प्लान था ये उद्योगों से संबंधित, एक से संबंधित था,
हाँ, औद्योगिक विस्तार से संबंधित। तो पहले में क्या है कि कृषि तो सुधर गया तो सकता था। दूसरे में भारत का प्लान था कि अब हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने, सेल्फ रिलेवेंट बने, सेल्फ रिलायंट बने, यानी कि आत्मनिर्भर बने। किसी पे डिपेंड ना हो। और इसीलिए दूसरा जो योजना आया, कृषि के बजाय भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री पे फोकस किया। ठीक है, और हैवी इंडस्ट्री पे फोकस किया गया, यानी कि इसमें उद्योग पर ज्यादा ध्यान दिया गया। और इसे कहा जाता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना को एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महालनोबिस मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस नाम से जानते हैं? महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल, ठीक है। इसमें भारी उद्योग, मैंने भारी उद्योग का मतलब जैसे मशीन और इस्पात का विकास करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, टारगेट रखा गया। लंबी अवधि का आर्थिक विकास, तो भारी उद्योग का मतलब क्या? छोटा सा फैक्ट्री लगाओगे तो शॉर्ट टर्म होता है, लघु उद्योग होता है। बड़ा सा फैक्ट्री लगाओगे, स्टील प्लांट लगाओगे, आज तक है। तो कोई चीजें बड़ी की जाएंगी तो फ्यूचर प्लान करके, तो हाल का जो फ्यूचर है डिसाइड किया गया दूसरे पंचवर्षीय योजना। ऐसे भारी उद्योग लगाया गया, खास करके इस्पात, स्टील प्लांट लगाया गया। और इससे इसका उद्देश्य क्या था कि देश विदेशी ताकतों पर जो निर्भर है, विदेशी पैसों पर जो निर्भर है, वो निर्भरता खत्म हो जाए। तो मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकरण, बड़े उद्योगों की स्थापना पहला। दूसरा है मशीन और इस्पात का उत्पादन बढ़ाना। फिर जब भाई बड़े उद्योग लगेंगे तो रोजगार का अवसर ही मिलेगा, रोजगार का अवसर। फिर है आर्थिक असमानता, यानी कि गरीबी में जो खाई है, इस गैप को कम करना। कौन कौन सी मुख्य परियोजनाएं थी? चलिए इसको लिख लेते हैं। तो पहला था स्टील प्लांट, इस्पात संयंत्र। ठीक है, इस्पात संयंत्र में भिलाई वाला, दुर्गापुर और राउरकेला। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो भारत में पैसा नहीं था, तो पैसा नहीं था तो किसी का सहयोग चाहिए होगा इतने बड़े बड़े प्लांट लगाने के लिए। तो छोटा प्लांट तो था नहीं, तो कौन सा प्लांट किसके सहयोग से लगा? तो सबसे पहले आते हैं भिलाई। भिलाई किसके सहयोग से लगा? भिलाई प्लांट लगाने के लिए सोवियत संघ रूस ने सहायता दी। तो भिलाई किसके सहयोग से लगा? सोवियत संघ रूस की सहायता। अब एक ही आदमी से बार बार कितना पैसा मांगोगे? नहीं, पैसा भी लेना है तो 500 रुपये यहाँ से लेकर, विश्वास से लेकर, बिजनेस से लेकर, कैसे लेकर, रोज यहाँ से मांगेंगे तो बोले सर का तो काम ही होगा, रोज पैसा मांगते रहते। बारी बारी किसी से मांग लेना है, उससे क्या है कि टर्म बड़ा हो जाएगा ना, फिर दोबारा यहाँ पास आएंगे तो उसी बीच में गैप हो जाएगा, नहीं सर बहुत दिन बाद मांगे दे देना। तो दूसरा प्लांट लगा था दुर्गापुर, और दुर्गापुर किसके सहायता से लगा? ब्रिटेन की सहायता से। तो एक लगा सोवियत संघ की सहायता से, दूसरा लगा ब्रिटेन में है। राउरकेला तो सीबे किए होंगे, राउरकेला ठीक है ही। पलामू में एक भाषा है बाबा जो काफी रिस्पेक्टिव वर्ड है, और केला मतलब बनाना। तो इन दोनों को मिलके प्लांट और एक प्लेस है, इसका नाम है राउरकेला, राउरकेला स्टील प्लांट। तो राउरकेला स्टील प्लांट किसके सहयोग से लगा? ये लगता है जर्मनी के सहायता। तो 3 बड़े प्लांट लगे और तीनों 3 अलग अलग देशों के सहायता से। फायदा क्या हुआ? मशीन निर्माण के कारखाने से, इंजीनियरिंग उद्योग से। अब इससे क्या बात है? बिजली का उत्पादन बढ़ना था और रेलवे व्यवस्था का विकास बढ़ा, क्योंकि फैक्ट्री लगेगा। माल सप्लाई के लिए क्या चाहिए? सड़क चाहिए, यातायात का व्यवस्था चाहिए, रेलवे चाहिए। अब टेम्पो के स्टील प्लांट का चीज तो नहीं रहेगा जाएगा, सिर्फ बड़े बड़े वाहन चाहिए, बड़े बड़े ट्रेन चाहिए, ट्रेन में चक्का होना चाहिए। बस थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। कहने का मतलब है कि औद्योगिक विकास में भारी तेजी आई, आर्थिक ढांचे में बदलाव आया, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास हुआ, और लक्ष्य हाँ कितना? लक्ष्य था यहाँ पे 4.5%। अब सोचो, पहले में 2% का टारगेट रखा गया, दूसरा के टारगेट को सीधे 4.5% कर दिया, और लगभग 4% अचीव हुआ। यहाँ पे पूरा अचीव नहीं हो पाया, क्योंकि बड़े प्लांट लगाने में टाइम लगते हैं, तो यहाँ पे अचीवमेंट नहीं हो पाया।
लेकिन फिर भी 4% अच्छा है। 2.1 का टारगेट फर्स्ट में था और सेकंड में सीधे 4% आना ये गुड था। अगर उसकी स्पीड से चलते दुगना होते हुए आज 100% पे हो, लेकिन खैर अब आते हैं इसमें कुछ कमियां भी हैं। हमारा लोग फैक्ट्री पे फोकस किया करते एग्रीकल्चर कमजोर पड़ गया, महंगाई बढ़ेगा क्योंकि पैसा ज्यादा सरकार अगर नहीं लगाएगी बाकी चीजों में इसको मैनेज करना पड़ेगा ना। तो कहने के वजह मान चलो कभी एलपीजी का रेट बढ़ा दिया था भारत सरकार, लगभग 933 रुपया तक बढ़ा दिया। चुनाव जैसे बंगाल में हुआ 933 रुपया तक एक एक सिलेंडर पर रेट बढ़ेगा। तो सिर्फ एलपीजी का रेट नहीं बढ़ा है, ये उसका असर आपको ये पड़ेगा कि हर चीज महंगी हो जाएगी। दूसरा है कि अभी क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो है वैश्विक तौर पे बहुत महंगा हो गया। जब इंडिया में 37 रुपये लीटर था कच्चा तेल तो हम लोग 100 रुपये पेट्रोल करते थे। कल हम रेट देख रहे थे न्यूज चैनल पे लगभग 119 रुपये लीटर हो गया है। अब पता नहीं इंडिया में कैसे बिकेगा। 37 रुपये जब भारत सरकार ले रही थी तो 100 रुपये दे रही थी, अब 119 रुपये लेगी। जैसे जिस टाइम मनमोहन सिंह रेट वाला रेट आज आ गया है इंटरनेशनल लेवल, और 119 रुपये लेगी तो कैसे मिलेगा सोचना। और अगर पेट्रोलियम भारत सरकार महंगा की यानी कि 4 से 5 रुपये लीटर कर, तो समझ लो कि हर चीज का प्राइस जो है 10 गुना 12 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि प्राइस डिपेंड सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं होता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट को। हरियाणा से चावल यहाँ आएगा सब कुछ, आने में ट्रैवलिंग कॉस्ट लगेगा वो उसमें आएगा। ये कपड़ा अगर कहीं से आ रहा है सूरत से या फिर कहीं से, तो आने का ट्रैवलिंग कॉस्ट होगा वो भरेगा, और ट्रैवलिंग कॉस्ट कोई भी डीजल या पेट्रोल पे ही चलेगा। खैर अब आते हैं थर्ड फाइव मार्क की तरफ। सेकेंड हो गया। अच्छा पीएम कौन से तो पता है ना, इसमें वो तो लिखाने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन पीएम है। चलिए थर्ड क्यों चलते हैं। थर्ड का कार्यकाल क्या था? थर्ड था 1961 टू 66। ये किसी पे था? तो यहाँ पे क्या किया गया कि कृषि और उद्योग यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान दोनों को आगे बढ़ाने का प्रयास, ठीक है। और क्या कारण क्या था इस समय भारत के लिए बहुत टिपिकल कंडीशन भी आया। तो जब ये प्लान बनाया गया उसके जस्ट बाद यानी कि 1962 में भारत चीन के साथ युद्ध हुआ। 65 में भारत पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। और उसी पीरियड में 64 65 66 का जो पीरियड है आधे देश में सूखा जबरदस्त क्या बोलते हैं ड्राई जोन, और एक आधे देश में फ्लड बाढ़ यानी कि अकाल स्थिति है, सूखा भी और बाढ़। तो बहुत मैंने क्या बोले हैं बहुत खराब कंडीशन था भारत। युद्ध भी लड़ा और अकाल और सूखा से पूरा देश परेशान है। लेकिन जो टारगेट रखा गया था वो टारगेट था कि यहाँ पे आत्मनिर्भर बनना, किसी का उत्पादन बढ़ाना, औद्योगिक विकास शुरू होना, इसको कंटिन्यू करना था ताकि जॉब क्रिएट हो सके। तो स्ट्रेटेजी साफ था, लेकिन बीच में जो घटनाएं घटी उसके चलते योजना अवकाश भी होता है। तो चौथा पंचवर्षीय योजना कब है? वो तो योजना अवकाश में आएगा ना 300। चौथा तो कौन थोड़ा होता है? 69 तो चौथा जो होता है ये होता है 1969 टू 74। यहाँ पे बच्चे फंसते हैं क्योंकि 66 के बाद सीधे वो 66 67 वाले को काउंट कर लेंगे, तो वो योजना अवकाश में आता है। उसको क्या बोलते हैं? नियोजन अवकाश, प्लान हॉलीडे, ठीक है। तो तृतीय वाला जो पंचवर्षीय योजना था ये फेल हो गया था ड्यू टू रीजन फ्लड, सूखा, वाह। दो बार हम लोग हुआ ना 62 और 65, सूखा भी पड़ा और बाढ़ भी आया, अकाल। इससे जब तीसरा पंचवर्षीय योजना प्लान पूरा क्रैश कर गया, फेल कर गया था, पर प्लान ही चौपट हो गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए योजना अवकाश लाया गया, ठीक है। यानी कि उसको कवर करने के लिए 1 ईयर प्लान लाया गया। 1 ईयर प्लान 3 बार चला। कब चला?
66 67 67 68 और 68 69 इसको चौथा पंचवर्षीय योजना प्लान नहीं कर। और जो चौथा पंचवर्षीय योजना लाया गया इसमें ध्यान दिया गया आर्थिक स्थिरता पे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, आत्मनिर्भरता, विकास के साथ जस्टिस, ग्रोथ विथ जस्टिस। विकास जरूरी है लेकिन विथ जस्टिस जरूरी है, गरीबी कम करना। इसीलिए आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया, क्या नारा दिया था? गरीबी हटाओ। और गरीबी हटाने का प्रयास किया गया, इसमें बहुत सारी योजनाएं शुरू की। हालांकि इसी बीच एक और युद्ध होता है 1971 बांग्लादेश का युद्ध। तो गरीबी हटाओ योजना के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? गरीबी हटाने की योजना जो आई उसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए अभी बता सकते हो तो बताइए। हालांकि ऐसा नहीं है इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसमें प्रॉब्लम हुआ। 1971 में क्या हुआ? बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान वार। 1973 में क्या हुआ? ऑयल क्राइसिस। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ गई, जैसे भी बढ़ी है ना ऐसे बढ़ गई। अब तेल की कीमत जब इंटरनेशनल में बढ़ता है तो फिर छोटे देश हमेशा प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो तेल है नहीं, पेट्रोल नहीं है। तो अभी ये देखिए, ये तो चीज आपको याद रखना हो, ये तो आपको खैर कॉमन चीज है, ये आपको ज्यादा फोकस करना हो। 97 में ऑयल क्रैश। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, और 70 के दशक में, सॉरी 70 में ही ये नारा दिया गया था, जिसमें फोकस क्या था? गरीबों को आय को बढ़ाना, गरीबी हटाना था, गरीबों को नहीं हटाना। तो गरीबी हटाना तो गरीब जो है आय बढ़ाओ। अभी क्या प्लान चलता है? गरीबों को ही हटाओ। कहीं अगर कोई किधर आप फुटपाथ की दुकान लगा उसको उठा के फेंक दो, झोपड़ी है उसको बोल देना गिरा दो। अभी का वर्तमान प्लान चलता है गरीब को हटा दो। पहले सरकार क्या करती थी? गरीबी हटाती थी। तो जो गरीब था उसको कम करने के लिए गरीबों की आय बढ़ाना जरूरी है, उसके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे, उसके लिए बुनियादी सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था करना होगा। इसीलिए उसी समय इंदिरा गांधी आवास योजना है, आज बदल के उसको प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। ये प्लान आज का नहीं है, ये उस समय का है। इसका नाम चेंज। इसके लिए क्या क्या प्रयास किया गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कब किया गया? 1969 में किया गया, 1969 में किया गया। इससे क्या होगा? फायदा हुआ, तो बड़े बैंकों पर सरकार का नियंत्रण हो गया। अब सरकार गरीब किसानों को, छोटे व्यापारियों को सस्ता ऋण दे सकती थी, लोन दे सकती थी सस्ते दर पे। अब प्राइवेट कंपनी बैंक रहेगा तो लोन देगा, अपने मनमानी देगा। लेकिन सरकारी बैंक होगा, सरकार अपने हिसाब से उसको सस्ते दर पे दे सकती है, या फिर लोन ऐसा दे सकती है विद सब्सिडी लोन दे रहे हैं, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। फिर पहले बैंक क्या था? सिर्फ अमीरों को लोन देते थे, क्या उसको पता था कि गरीब वापस नहीं कर सकता है। लेकिन जब सरकारी होगा तो गरीबों को मिलने लगा लोन। दूसरा क्या हुआ? प्रीमियम पर समाप्त किया गया। तो इसमें क्या था कि रियासतों से रियासतों के जो राजा थे उनको आर्थिक सहायता मिलती थी, उसको बंद किया गया, और उसके बाद गरीब को मिलना शुरू हो गया। तो प्रीमियम पर समानता के समय बड़ा कदम था कि भाई हम एक राजा को कह देंगे तो सबको देंगे। भूमि सुधार किया गया, यानी कि बड़े जमींदार थे उनकी जमीनों को सीमित किया गया, क्योंकि जमींदार की जमीन बढ़ते जा रहा है, गरीब के पास जमीनें नहीं है। तो लैंड रिफॉर्म आया, और जो सरकारी जमीन था उसका गरीबों को बांटा गया, पट्टा दिया गया, बहुत सारे जमीन बांटे गए, जिसमें जमीन नहीं थे उनको जमीन बांटा गया सरकार के द्वारा। ये इंदिरा गांधी का कार्यकाल था। हरित क्रांति उसी टाइम हुआ, नई तकनीक का, उन्नत बीज का, खाद का, सिंचाई का, इन सब का प्रयोग होता है। लेकिन कहने का मतलब है कि 100% सक्सेस रेट यहाँ पे भी नहीं मिला। प्रयास किया गया, हरित क्रांति आया, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में कहाँ सक्सेस हुआ? कुछ जगहों तक सीमित रह गया। गाँव के लिए बहुत सारी योजना शुरू किया गया। गाँव के लिए कौन कौन सा योजना शुरू किया गया? ये आपके एमसीक्यू में आएगा। तो फूड फॉर वर्क, काम के बदले अनाज योजना, फूड फॉर वर्क। तो काम के बदले अनाज योजना में क्या था कि जब गरीब काम करेगा तो उसको काम भी मिलेगा और भोजन भी मिलेगा। ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, जो भी राशन कार्ड वाला सिस्टम है, ये शुरू किया है। ये भी इंदिरा गांधी के टाइम में शुरू किया गया पीडीएस सिस्टम।
फिर शुरू किया गया 20 सूत्री कार्यक्रम, 20.5 कार्यक्रम, गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें भूमि सुधार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जिला लेवल पे लोग डीसी को अधिकार दे दिया है। उसमें एक स्थानीय आदमी को भी समाज सेवक भी कोई व्यवहार होता था। तो बहुत सारी चीजें शुरू की गई। थर्ड फोर्थ के बाद 5 ईयर प्लान कब तक आता है? 24 से 74 से 69 कैसे होगा? 29 फुट फॉर वर्क प्लान क्या था? फुट फॉर वर्क प्लान क्या था? काम करने तो उसको काम भी मिलेगा और अनाज भी मिलेगा। तो 5वां प्लान है 79 तक, ठीक है। इसमें गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बढ़ी थी, क्योंकि देखो 73 में तेल संकट आया था और गरीबी हटाने पे इसमें ही पार्टी में विशेष ध्यान दिया गया। और गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भरता, रोजगार बढ़ाना, नया कुंतल, इन सब चीजों का ही फोकस इसमें रहा। विश्व कार्यक्रम हो गया, मेन यही रहा। अब आते हैं छठा प्लान। छठा प्लान कब तक रहा? नो, यहाँ भी दिक्कत है। एक साल यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, एक गैस यहाँ भी है, इसी को ध्यान देना है। अब यहाँ आता है 80 से 85। तो 80 में नई सरकार आई, सरकार आने के बाद छठी योजना शुरू हुई, ठीक है। और गरीबी हटाओ, बेरोजगारी, आर्थिक विकास तेज करना, तकनीकी विकास, ऊर्जा का क्षेत्र का विकास, यही सब इसका भी मोटो था। और ग्रामीण विकास योजना इसका मुख्य प्रोग्राम कौन कौन शुरू हुआ? तो इसमें भी कुछ मुख्य प्रोग्राम शुरू हुए जो आपको जानना चाहिए। पहला प्रोग्राम था IRDP, और दूसरा था NREP। ये प्रोग्राम कब शुरू होता है? छठा पंचवर्षीय योजना में, 6th फाइव-ईयर प्लान। तो IRDP का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और NREP का फुल फॉर्म नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या था? दोनों रूरल था, यानी कि गांव के विकास के लिए। ऊर्जा विकास के लिए बिजली उत्पादन बढ़ाना, कोयला और पेट्रोलियम क्षेत्र में सुधार करना, तकनीकी और औद्योगिक विकास। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ अचीवमेंट हासिल किया, जो विकास दर है वो 5%। अब आते हैं 7th का प्लान कब तक है? 85 से 90। 7th हो जाएगा 85 से 90। और ये कार्यक्रम है राजीव गांधी जी का। यहाँ पे हम लोग आधुनिकता की ओर गए, यानी कि हम लोग विकास दर को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते थे। अब हम लोग खाने पीने के मोहताज नहीं थे, अब हम लोगों को डेवलपमेंट चाहिए था। दुनिया में नजर से नजर मिला के देखना चाहता था। पहले क्या था कि पहले तो खबर सीखना चाहता हूँ, ठीक, लिखने सीखना था। उसके बाद जो लिख लेते हैं तब 10th के बाद 12th, उसके बाद अपने बड़े हो जाते हैं UPS। तो यहाँ भी पहले अपने आप को खड़ा किया गया और राजीव गांधी आए तो उन्होंने तेज दौड़ शुरू की और तकनीकी विकास पर उन्होंने ध्यान दिया। तो वो चाहते थे कि कृषि उद्योग दोनों चले और उन्होंने कुछ मेजर प्रोग्राम चलाए। पहला प्रोग्राम था जवाहर रोजगार योजना, JRY शुरू किया गया 85 से 90 वाले में राजीव गांधी द्वारा। और यहाँ पे क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने, ठीक है। हरित क्रांति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत सारे प्रयास किए गए और यहाँ पे भी अचीवमेंट आया। यहाँ पे विकास दर 5% से बढ़ के 5.5% हो गया। और ग्रामीण रोजगार में योजनाओं का लाभ रोजगार के लिए गाँव लोग मिला। कंप्यूटर क्रांति इसी काल में हो गई, ठीक है। अब आते हैं 7वां, 8वां।
हालांकि इस समय जो राजीव गांधी ने एक बात कही थी वो ईमानदारी का प्रतीक है। आज के नेता उसको मजाक में बनाते हैं। राजीव गांधी ने एक बात कही थी कि सरकार जब ये रुपया भेजता है किसी के लिए, भारतीय जनता के लिए, जनता पास मात्र 10 पैसे ही पहुंचते हैं। तो एक प्रधानमंत्री का बड़ा बयान था और ये उनकी ईमानदारी को दिखाता है। लेकिन आज के लोग उसको भी मजाक करते हैं कि कुछ प्रधानमंत्री सच में बोल रहे हैं। पप्पू है वो। 8वां फाइव प्लान कब से कब सकते हैं? बानवे से नहीं, यहाँ पे भी 2 साल गैप है, बानवे क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म और भारत की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था भी बहुत खराब हो गई इसके बाद। तो यहाँ पे 92 से 97, हाँ, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद। और यहाँ पे जब ये आया इसी में एलपीजी रिफॉर्म आया। एलपीजी समझते हैं ना, 91 में जो भारत में एलपीजी लाया गया, एल फॉर टी फॉर और जी फॉर, तो उदार, निजी और वैश्विक योजना लाया गया। और इसका असर जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना पे पड़ा, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ तेज करना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर फोकस करना, यानी कि मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर फोकस करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जनरेट करना, रोजगार सृजन करना, फिर एलपीजी की नीति को अच्छे तरीके से लागू करना, और इन सब करने के बाद गरीबी को कम करना। तो प्लान क्या था, स्ट्रेटेजी क्या थी? तो निजी क्षेत्र को अधिक सफलता दी गई, विदेशी निवेश को बढ़ाया गया, सरकारी नियंत्रण में कमी की गई, और शिक्षा और स्वास्थ्य पे फोकस किया गया। इसका मुख्य प्रोग्राम क्या? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी कि उद्योगों का लाइसेंस सिस्टम कम किया गया। पहले क्या था ना, उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस कंपलसरी है, अब आप थोड़ा बड़ा उद्योग कैसे लगा सकते हो, या फिर इजीली लाइसेंस मिल जाता है। तो ये काम किया गया 1991, और उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना का बहुत सारी रोजगार की योजनाएं चलाई गई। कौन कौन सी रोजगार की योजनाएं चलाई गई, बता सकते हैं? कौन कौन सी रोजगार की योजनाएं चलाई गई? 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 92 से 97 तक चली, उसमें कौन कौन सी रोजगार की योजना? भाई प्रिया है। तो रोजगार आश्वासन योजना, इसको बोलते हैं EAS, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम। तो 80 पिछले जिलों में शुरू किया गया। EAS कितने जिलों में शुरू किया गया? 80 पिछले जिलों में, जो सबसे गरीब 80 जिले थे वहां पे शुरू किया गया। और इसमें क्या था कि सूखा के समय, कठिन समय में भी काम मिलेगा और काम के बदले मजदूरी दी जाएगी। बाद में वो नरेगा, मनरेगा, अलग अलग नामों से फिर वो आगे बढ़ते गए। पहले क्या था, EAS था। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, स्वरोजगार योजना चलाई गई, जैसे IRDP जो पढ़ाए थे। इसमें छोटे छोटे पशुपालन के लिए, कृषि के लिए, दूसरे व्यवसाय के लिए ऋण देता है, छोटे छोटे ग्रामीण बैंक इसको ऋण देता है। फिर ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, TRYSEM, यानी कि ग्रामीण युवाओं को कौशल ट्रेनिंग दिया जाने लगा, कौशल प्रशिक्षण, ताकि वे अपना रोजगार खुद कर सकें। अभी भी कौशल विकास का कार्यक्रम चलता है, ट्रेनिंग वाला नहीं चलता है, स्किल चलता है, बिलवाटिका में तो कंप्यूटर सिलाई वगैरह सारा कंप्यूटर सिलाई सब हाँ कुछ चलता चलता है इसमें। तो ये उसी समय शुरू किया गया। फिर इसमें DWCR शुरू किया गया, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, यानी महिलाओं और बच्चों को जो रूरल रहते हैं उनके विकास के लिए भी, रोजगार के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। इसको क्या बोलते हैं? DWCRA, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। जो आज रोजगार योजना जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाया गया। फिर ये तो गांव के लिए हो गया, शहरों के लिए भी प्लान लाया गया, अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो जो नेहरू रोजगार योजना था उसको शहरों तक लाया गया, NRY को। फिर पब्लिक वर्कर्स प्रोग्राम लाया गया, सार्वजनिक कार्य आधारित, जैसे सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजना, इन सब चीजों को भी फोकस किया गया। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे योजनाओं को लाकर गरीबी को कम करने का और आर्थिक विकास को तेज करने का प्रयास किया गया।
और बहुत हद तक हम लोग सक्सेस हुए, क्योंकि एक तरफ कहाँ दिवालिया होने की स्थिति थी, कहाँ हम लोगों ने सोना को गिरवी रख दिया है, और उसके बाद हम लोगों ने अचीव किया। अब आते हैं 9वां पंचवर्षीय युग। तो ये कब से कब होता है? 1997 से 2002। तो 92-97 के क्रम में बहुत ही तेज आर्थिक विकास हमारे यहाँ पर। अब 97 से 2002, तो इस समय गरीबी बेरोजगारी तो अभी भी है, उसको खत्म नहीं हुआ। तो 97 से 2002 में भी गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, इन सबको लेकर एक प्लान बना, सरकारें बदल गई थी। सर्वदय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो काम माना जाता है। और हम लोग का स्ट्रेटेजी क्या था? कि स्ट्रेटेजी था कि मतलब अपने विकास को बनाए रखना है, गति को, ठीक है, क्षेत्रीय जो असमानता है उसको कम करना है, और कृषि पर ग्रामीण विकास पर जोर देना है। तो बहुत सारे प्लान उसमें किए गए, बहुत सारी रोजगार योजनाएं भी हैं, कुछ कुछ चीजें प्याज पर महंगी हो गई, और जो पुरानी योजना थी उनको मजबूत करने का प्रयास किया, ठीक है। उसके बाद आते हैं 10वीं, 9 हो गया ना, 10वीं पंचवर्षीय हो गया। 2007, 2002 हाँ, 2007 तक, 2002 के साथ 2002 से 7 तक रहा। ये कौन सा था? 10वीं था। तो बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजें बनी हुई थी। तो अब यहाँ पे टारगेट रखा कि जो गरीबी है, जितना % गरीबी है उसको 5% गरीबों को कम कर देना है। मैंने 5% लोगों को लेवल में आया है, टारगेट वैसे रखा गया। और जीडीपी 8% प्राप्त करना, रोजगार का अवसर बढ़ाना, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा कंपल्सरी फ्री कर देना। इसी टाइम आरटीई आया, राइट टू एजुकेशन आया है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, महिला सशक्तिकरण, क्षेत्रीय असमानता को कम करना, बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। पहला कार्यक्रम चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा कंपल्सरी कर दिया गया और फ्री किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान किस पंचवर्षीय योजना में आता है? 10वीं पंचवर्षीय। बहुत सारी रोजगारी योजनाएं भी चलाई गई, और स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया, मातृ और बाल सुधार कार्यक्रम। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। पहले क्या होता था कि हॉस्पिटल होता था, दादा में हॉस्पिटल है, बाकी कहीं कुछ नहीं दी। अब गांव में स्वच्छ स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। सड़क, पानी बिजली तो पंप चलता ही रहता है। और पहली बार बहुत दिनों बाद, मतलब इतने गैप के बाद, भारत ने इस कालखंड में, यानी कि 2002 से 7 मनमोहन सिंह जी का एक शास्त्री का कालखंड माना जाता है, विकास दर 8% का टारगेट था और उसको अचीव किया। स्कूलों में एडमिशन बढ़ा, भारत वैश्विक आईटी केंद्र बन गया, दुनिया का आईटी हब भारत बना इसी कालखंड में। और गरीबी में भी जो टारगेट रखा था वो टारगेट कम अचीव किया गया, और गरीबी में भारत में कमी आई। तो ये भारत का स्वर्णिम काम है। इंदिरा गांधी के बाद एक यही पंचवर्षीय योजना है जो सबसे ज्यादा सक्सेस माना जाता है। और भारत दुनिया में अपना एक स्थान, क्योंकि 8% जीडीपी जैसे डेवलपमेंट ग्रोथ आप पा लेते हो, तो दुनिया में आप एक प्लेस जगह पे आ जाओ, क्योंकि दुनिया का मैक्सिमम 10%, 11% से ज्यादा किसी का विकास ग्रोथ नहीं होता है। अब 8 आ गए, हमें उसके बहुत करीब चले। उसके बाद होता है 11वीं, जो 7 से 12 तक चलता है, और ये भी मनमोहन सिंह के काल में होता है। और यहाँ पे टारगेट और गरीबी कम करना है, रोजगार बढ़ाना है, एजुकेशन को और तेज करना है, कृषि का विकास करना है। वही अपने एक पुराने प्लान को आगे बढ़ाने पे तय किया गया। और इसमें आता है, आई थिंक 2009 में आता है RTE, राइट टू एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में RTE लागू होता है। इसमें अनिवार्य शिक्षा और मुफ्त शिक्षा लागू कर दी जाती है बच्चों में। इसी में आता है NRHM, स्वास्थ्य कार्यक्रम है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, NRHM। इसी में आता है मनरेगा, यानी कि 100 दिनों तक का रोजगार ग्रामीण लोगों को कंपल्सरी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना।
इसी में आता है कृषि विकास के लिए कार्यक्रम, और यहाँ पे फिर से एक बड़ा अचीवमेंट आता है, और ये जो हमारा 8% का विकास दर था उसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे हम लोग सपना देखने लगते हैं कि अब हम लोग अमेरिका के बराबर 2030 तक पहुंच जाए। ये कब से कब तक था कालखंड? 7 से 12 2007 12 तक। और हम लोग अमेरिका को छूने का सपना देखने लगते हैं। और 12वीं पंचवर्षीय योजना इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए था, समावेशी विकास के लिए था, अमेरिका को टच करना था, लेकिन भाग्य से वो भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना था। और इसमें जो योजनाएं चलाई गई वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आधार कार्ड ये सब जितना था ना, जनधन योजना, ये सब इसी पंचवर्षीय योजना का था। तो प्रारंभिक पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्लान क्या था, मुख्य योजना क्या था, ये देखना जरूरी है। तो बहुत सारी योजनाएं थी, जैसे आधार कार्ड आया है, तो आधार कार्ड भले मोदी जी का सरकार में शुरू हुआ, लेकिन ये फाइव प्लान का ही था। ये 12 से 17 तक चला ना, लास्ट तक तक चला 12वीं। तो ये 12 में ही प्लान बन गया था कि 17 तक क्या करना है, यानी कि 17 तक के पहले जितने भी प्लान आए ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का ही प्लान था। 12वीं बिजली आ जाएगा, 12 में शुरू हो। तो यहाँ पे मनरेगा इसमें भी था, एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उसमें एनआरएचएम था ना, एनएचएम हो गया, एसएसए यानी कि सर्व शिक्षा अभियान। अब इसमें सर्व शिक्षा अभियान में क्या था, प्राइमरी स्कूल का होता था, एक नया योजना शुरू किया गया आरएमएस यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। यहाँ पे 9 to 12 को स्ट्रॉन्ग करना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो अभी चल रहा है, क्रेडिट कोई और लेके आ रहा है, लेकिन ये प्लान वहीं से आया है, शुरू किया गया है। स्किल डेवलपमेंट जो भी हम सिलाई बैग सिखाया जाता है, तो ये स्टार्ट मनमोहन सिंह नहीं कर पाए, लेकिन प्लान उन्हीं का था, मोदी जी आने पर इसको खिता कर। फिर एनआरएलएम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसमें क्या होता है कि एसएचजी गांव में अगर आप रहते होंगे तो वहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है। ये भी मनमोहन सिंह का ही देन है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का ही प्लान था। इंदिरा आवास योजना बाद में सिर्फ नाम से हुआ। इसमें क्या था कि जितने भी गरीब घर है सबको पक्का घर कर देंगे। अब आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे तो पक्का हो, ये प्लान 12वीं पंचवर्षीय योजना का 12 में 12 में मोदी ने नहीं। उसके बाद आते हैं JNNURM जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। इसमें शहरों का विकास करना था, सड़क, पानी, परिवहन, आवास, शहरों की गरीबी का जीवन में सुधार करना। आधार परियोजना यानी कि एक यूनिक पहचान देना, इसी पंचवर्षीय योजना का था। ये मनमोहन सिंह का ही प्लान। तो कहने का मतलब है कि 12वीं पंचवर्षीय में बहुत सारे टारगेट थे जिसको आने वाली सरकार ने शुरू भी किया, लेकिन ये आखिरी पंचवर्षीय योजना साबित हुई। अब हम लोग ये शुरू से लेकर 1 से लेकर 12 तक पंचवर्षीय योजना का डेटों में जाएंगे। उसके प्लानर कौन थे, इस समय पीओ कौन थे, एमसीक्यू के रूप में हम आपको पूछते हैं और आप लोग बताइएगा। 1 से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक का मॉडल किसने तैयार किया, किस वैज्ञानिक, और वो वैज्ञानिक थे कौन थे, कहाँ के थे, ये जानना जरूरी है। उसके अध्यक्ष क्योंकि योजना आयोग होता है ना, 50 में कौन बनाता है, योजना आयोग बनाता था, तो नीति आयोग होगा। तो योजना आयोग कहते थे कौन, तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन ये प्लानर कोई ना कोई तो होगा ना। जैसे पहले का कौन था, दूसरे का तो किसी महान थे, पहले का कौन, के कामराज। ये कौन था, के कामराज तो कांग्रेस के नेता थे ना। तो पहला, चलिए हम बताते हैं। पहला प्लान कब से कब तक था, ये तो पता है आपको, कब से कब तक था, 1951 से 51-56। इस समय पीएम कौन थे, पंडित नेहरू। वाइस चेयरमैन कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे प्लान के,
प्लान का अध्यक्ष तो हमेशा पीएम होता है। उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे केसी नेगी, जो शुरुआत किए थे, और बाद में गुलजारी लाल नंदा। केसी नेगी और गुलजारी लाल नंदा इसके वाइस चेयरमैन। चलिए आते हैं सेकंड प्लान पे। सेकंड प्लान में पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, बहुत बढ़िया। वाइस चेयरमैन कौन से? वी टी कृष्णचारी। नेहरू। हाँ, अब आ जाए थर्ड प्लान पे। थर्ड प्लान में प्रधानमंत्री कौन थे? नहीं, सॉरी, एक्सेप्ट में इंदिरा गांधी कहां से आ जाएंगे? नहीं, नेहरू थे, बाद में शास्त्री जी बने। ठीक है, इसमें दो प्राइम मिनिस्टर हैं, नेहरू और शास्त्री। वाइस चेयरमैन कौन थे? डी आर गार्गियन। गार्गियन, डी आर गार्गियन। प्लान हॉलीडे 469 योजना अवकाश। तो इसमें पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। फोकस था वार्षिक योजना बनाना। चलिए फोर्थ प्लान आ रहा है। फोर्थ प्लान पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थे, बहुत बढ़िया। और वाइस चेयरमैन थे डीपी धर। डीपी धर, इसी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। फिफ्थ प्लान पीएम इंदिरा गांधी और वाइस चेयरमैन सी सुब्रह्मण्यम। ये प्लान 1978 में ही समाप्त हो गया थी। फोर्थ वाला जो है तो समाप्त हो गया था 78 में ही, क्योंकि सरकार गिर गई थी। 79 का गया था, फिर शुरू हुआ। सिक्स प्लान का पीएम कौन था? स्टार्टिंग में इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, और वाइस चेयरमैन थे एस भुत्थालिंगम। एस भुत्थालिंगम। उसके बाद कौन है? सेवेंथ प्लान राजीव गांधी और वाइस चेयरमैन डीटी लकड़ावाला। एट प्लान आठवां पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव और वाइस चेयरमैन थे मोंटेक सिंह आहलूवालिया। नाइन्थ प्लान अटल बिहारी वाजपेयी और वाइस चेयरमैन थे माधवराव सिंधिया और एस आर हासिम। ठीक है। टेंथ प्लान अटल बिहारी वाजपेयी और लास्ट में मनमोहन सिंह, और वाइस चेयरमैन थे केसी पन्त। 11th मनमोहन सिंह, वाइस चेयरमैन मोंटेक सिंह आहलूवालिया। 12th पुनः रिपीट रहा। ये था चेयरमैन और पीएम। लेकिन प्लानर कौन थे ये नाम अभी तक नहीं है। योजनाकार कौन थे ये नाम नहीं है। बता सकते हैं? तो ये वाइस चेयरमैन थे, इन्हीं को प्लानर कहा। ठीक है, यही लोग प्लान कर रहे हैं। इसके वैज्ञानिक कौन? इसके वैज्ञानिक कौन थे? साइंटिस्ट कौन कौन? जैसे अर्थशास्त्री, ये कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ अर्थशास्त्री थे। ऐसे कोई प्लानिंग थोड़ी बनता है। बताइए, कुछ लोगों का नाम बताइए। तो जैसे पहले वाला जो है आप लोग के कामराज बोल रहे थे, तो के एन राज है। के कामराज भी है, के एन राज है। और उस पे पीसी महालनोबिस का प्रभाव था। तो पहले में मुख्य विचारक थे के एन राज, इनका आइडियोलॉजी था, और पीसी महालनोबिस का भी सपोर्ट था। दूसरे में तो सीधे सीधे महालनोबिस मॉडल है, तो सीधे पीसी महालनोबिस से जाएंगे। तीसरा भी महालनोबिस ही था। चौथे में अशोक मेहता और अन्य अर्थशास्त्री थे। और सिर्फ चौथे में नहीं, जो बीच में क्या बोलते हैं प्लान हॉलीडे था, योजना होता था, उसमें भी अशोक मेहता ही थे। पांचवे में
CH हनुमंथा राव, गरीबी हटाओ और रोजगार पर फोकस इसी में किया गया था। छठे में चले जाइएगा तो आपको मिलेंगे सुखमय चक्रवर्ती, सातवें में DT लकड़ावाला, आठवें में मोंटेक सिंह अहलूवालिया, नौवें में SR हासिम और 10वें में KC खान और 11वें 12वें में वही मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। कुछ MCQ आपसे पूछते हैं, उसके बाद इस ऑनलाइन क्लास को ऑफ करेंगे, ऑफलाइन में चलेंगे फिर। कॉपी बंद कीजिए और MCQ लिए तैयार है, देखते हैं कितना आंसर आता है। शुरू करें। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? गुड। शुरू कब हुई मैंने पूछा, कब तक चली मैंने ये नहीं पूछा। क्वेश्चन को ध्यान देना। 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? वेरी गुड। महालनोबिस मॉडल किस योजना से जुड़ा हुआ है? सेकंड। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? वेरी गुड। पंचवर्षीय योजनाओं का जनक किसे कहा जाता है? महालनोबिस। वेरी गुड स्वाति। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस युद्ध से प्रभावित हुई? किस युद्ध से प्रभावित हुई? 62 और 65 दोनों युद्ध हुआ था, मैंने प्लान होलीडे कब हुआ? वेरी गुड। 66 और 69। चौथी योजना का मुख्य फोकस क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्थिरता और विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? बहुत सुंदर। 5 ईयर प्लान, पंचम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ था। छठी कब शुरू की गई थी? 80 से 50। बहुत सुंदर। सातवीं का फोकस क्या था? राजीव गांधी वाले कालखंड। तकनीकी विकास, कंप्यूटर क्रांति युग कहा जाता है उसको। आठवीं योजना किस आर्थिक नीति से जुड़ा हुआ है? ले पाओगे गैस? करेक्ट, LPG से। LPG कब शुरू हुई? वेरी गुड। नवी योजना का मुख्य फोकस क्या था? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। 10वीं योजना का लक्ष्य GDP कितनी वृद्धि करनी थी? वेरी गुड। सर्व शिक्षा अभियान किस योजना में शुरू हुई? बहुत सुंदर। 11वीं योजना का मुख्य थीम क्या था? मनरेगा विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, समग्र विकास। मनरेगा किस योजना में मजबूत हुआ? 11वीं। बहुत सुंदर। अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी? योजना आयोग की जगह क्या आया? नीति आयोग। और 12वीं योजना का फोकस क्या था? फास्टर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तेज गति से समग्र विकास। भिलाई स्टील प्लांट किस योजना में बना? सेकंड। बहुत बढ़िया। भारत की पहली योजना का मुख्य क्षेत्र क्या था? एग्रीकल्चर। बहुत सुंदर। महालनोबिस मॉडल किससे जुड़ा हुआ है? हैवी इंडस्ट्री। बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।